जय हिंद बच्चों। तो हम लोग पेपर का डिस्कशन करने आए हैं एफएसटी ऑनलाइन का, और आपको पता है कि हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इस नोबल कॉज के तहत हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग अब डिस्कशन शुरू करते हैं एफएसटी ऑनलाइन का। और 91 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देखिए, लिखा हुआ है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। और गिवन डायग्राम आपको पता है ये मिंट एंड माउस एक्सपेरिमेंट है, बेलजार एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसे। और ये किसने किया? बेलजार एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो वो थे आपके पास जोसेफ प्रिस्टले, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1770 में। और आपके पास इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की, और उस डिस्कवरी के लिए आपके पास कहा जाता है कब किया? 1774 में। तो ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है। ये कॉर्नेलियस वॉन नील ने केमिकल एस्पेक्ट दिया था फोटोसिंथेसिस का। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या किया था कि विजिबल लाइट को प्रिज्म का यूज करके उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़कर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस निकाला था डिफरेंट लाइट में। और ओपेरन एक्सपेरिमेंट यहां से फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है। आंसर 91 का फर्स्ट हो जाना है। अगला क्वेश्चन 92, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए, और वो भी किसके रिगार्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग किसके करना है? रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। लिखा हुआ है ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। बिल्कुल, जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है तो पहले पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, तभी कट लगाता है। लिखा हुआ है दे कट द स्ट्रैंड डीएनए एट द पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक साइट का मतलब होता है रीड सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड। या तो 5' to 3' आप पढ़िए, दोनों को पढ़िए, या 3' to 5' पढ़िए। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिल्कुल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इसका यूज जरूरी है। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। ये लाइन सही है, लेकिन रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस गलत है। तो आपके पास बात क्या हो गई? 4। हमें रिगार्डिंग बात करनी थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। तीसरी बात लिखा हुआ है 93 क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। करेक्ट मैचिंग देखिए, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में आपके पास हेलोफाइल्स पाए जाते हैं, सही है। हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडोफाइल्स, सही है। मार्शी एरिया में मिथेनोजन, सही है। और मिथेनोजन्स रूमिनेंट के गट में भी पाए जाते हैं, जो बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंटली गैस होती है मीथेन, उसके साथ CO2 एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चारों मैचिंग सही है। आंसर सेकंड हो जाना है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लो, आप इस फोटो को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। करेक्ट स्टेटमेंट आप देखिए, डीएनए है, डीएनए ओपन होता जा रहा है, आरएनए बनकर आ रहा है, और आरएनए बनने के दौरान यहां पर एक्सॉन और इंट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, कैपिंग हो रही है, टेलिंग हो रही है, स्प्लाइसिंग हो रही है। इसका मतलब यह है आपके पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के साथ ट्रांसक्रिप्शन की बात है। ये डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, यस। ये ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया का नहीं है, ये रेप्लिकेशन नहीं है, ये ट्रांसलेशन नहीं है। और यहां पर आपके पास ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही रहा है डीएनए से आरएनए, एंड हो रहे हैं उसके साथ प्रोसेसिंग भी। और प्रोसेसिंग वाले स्टेप में आपको पता है कैपिंग हो रही है 5' एंड पर, और यहां पर हो रही है टेलिंग 3' एंड पर, और फिर स्प्लाइसिंग। ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ये मेथड है आपके इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जो सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। आपके पास सवाल होगा 94 का फर्स्ट। अगला लिखा हुआ व्हेन विच केमिकल्स आर प्रोड्यूस बाय मल्टी सेलुलर फंजाई। मल्टी सेलुलर फंजाई से कौन प्रोड्यूस हो रहा है? तो सबसे पहले एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये एक बैक्टीरिया है, ये फंजाई है ही नहीं, है ना। आपके पास सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर की बात है, और ये फंजाई है, ये फंजाई है। और फंजाई में भी कैसी फंजाई है? मल्टी सेलुलर है। कैसी है बेटा? मल्टी सेलुलर।
और इसके अलावा ब्यूटारिक एसिड आपके पास क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, जो कि एक बैक्टीरिया है, और उसके अलावा आपके पास लैक्टिक एसिड मिलेगा लैक्टोबैसिलस से, लैक्टोबैसिलस से। और लैक्टोबैसिलस की बात करी जाए, ये भी एक बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? बैक्टीरिया। तो आपके पास सही जवाब है आपका सेकेंड, 95 का सेकेंड हो जाना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है रिगार्डिंग गोल्स ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल के अनुसार सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर ELSI। ELSI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। E का मतलब होता है इथिकल, L का मतलब होता है लीगल, S का मतलब होता है सोशल, और I का मतलब इशू। इसे भी एड्रेस करना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान। तो ये आपके पास एक संस्था बनी थी जो इसी सारे मतलब जो है ना प्रॉब्लम्स को डील करती थी। इथिकल लॉन्ग नहीं है यहाँ पर, इजी लॉन्ग नहीं है, इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। 97 सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बाय द मेंडल इन P। तो ऑड निकालना है बेटा। देखो ड्वार्फ दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है, रिंकल दिया है। अगर मैं गौर से देखूं तो ये सारे रेसेसिव कैरेक्टर हैं, ये सब रेसेसिव ट्रेट हैं, और जबकि एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर ये डोमिनेंट ट्रेट है। क्या है बेटा? डोमिनेंट ट्रेट है बेटा। इसका मतलब ऑड तो मुझे 4 दिख रहा है, ऑड मुझे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 98 फेनिलएलनिन से टायरोसिन बदल रहा है, और इस रिएक्शन को कराने वाला एंजाइम है फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज, है ना। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो टायरोसिन नहीं बनेगा। टायरोसिन आगे क्या बनाता है? मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस कराता है, और ये आपके पास मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस कराएगा, और ये आगे आपके करा नहीं पाएगा क्योंकि टायरोसिन नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस एंजाइम की कमी से, इस जीन की कमी से आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, एक से ज़्यादा ट्रेट, एक से ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, और उसे हम कहेंगे कि भैया इसका इफेक्ट आपको क्या दिखाई देगा? मेंटल रिटार्डेशन के फॉर्म में, मेंटल रिटार्डेशन के फॉर्म में, एंड स्किन पिगमेंटेशन के फॉर्म में, स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है। ये एंजाइम X पूछ रहा है, ये हेक्सोकाइनेज नहीं, आइसोमेरेज नहीं, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज है, ADA नहीं। आंसर क्या बनेगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन 99 ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बदल रहा है। ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte का बदलना ये एक तरह की ग्रोथ है, और ये डिफरेंशिएशन है। क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन। प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता, और प्राइमरी oocyte जब सेकेंडरी oocyte में बदलता है तो प्लॉइडी हाफ हो जाती है, और इस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस 1। ठीक है, तो ये X यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, Y मियोटिक डिवीजन है, X फर्स्ट मियोटिक डिवीजन नहीं है, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। ठीक है, ये गलत हो गया, आंसर आपका फर्स्ट सही है, ये माइटोसिस नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका 99 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन 100 आप देखो लिखा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर कटिंग ऑफ DNA इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बाय EcoR1। EcoR1 का आपको पहले पता होना चाहिए पैलिंड्रोम क्या होता है। EcoR1 का पैलिंड्रोम होता है GAATTC, और अगर ये 5-2-3- है तो आप 5-2-3- फिर से लिखिए GAATTC। ये तो पैलिंड्रोम हुआ। कट कहाँ करता है? तो कट करता है G और A के बीच में। यहाँ पर देखिए GAATTC कट कर रहा है G और A के बीच में। फर्स्ट ऑप्शन सही दिख रहा है।
जबकि GATTTC नहीं होता, ये पैलिंड्रोम ही गलत है और यहाँ पर भी पैलिंड्रोम गलत लिखा हुआ है। आंसर आपका 100 का फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन 101 लिखा हुआ ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स असर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसीडर्ड, क्या कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। गलत जवाब, गलत हो गया क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नॉट कम्स अंडर आपके पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आ जाएगा। अब उसके अलावा रीजन में क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब इसका पार्ट ही नहीं है तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, है ना। अगर वेल कोऑर्डिनेटेड लिख देते तो फिर तो गलत ही हो जाता, नॉट लिखा हुआ है तो ये वाली बात सही हो गई। एक गलत है, दूसरा सही है। आंसर थर्ड बनेगा, असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन 102 ऑल यूकैरियोट सेल आर नॉट आइडेंटिकल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास जो प्लांट सेल है वो प्लांट सेल जो है ना उसमें आपको वैक्यूल देखने को मिल जाएगी, प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिल जाएगी, है ना। आपको प्लांट सेल में सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलेगा, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल देखने को मिल जाएगा, वैक्यूल नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी। तो आइडेंटिकल तो नहीं है। और रीजन के तौर पर आपके पास लिखा है इन प्लांट सेल प्लास्टेड सेल वॉल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट वाइल इन द एनिमल सेल में एब्सेंट। रीजन सही है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर 4 बनेगा। क्या बन जाएगा 4। अगला क्वेश्चन 103 लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। रुबिस्को एक्शन रिक्वायर्स ATP और NADPH2। डार्क रिएक्शन है, रुबिस्को को ATP और NADPH चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। रुबिस्को बाईफंक्शनल एंजाइम है, यस ये बाईफंक्शनल एंजाइम है क्योंकि ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है और ऑक्सीजनेज की तरह भी। C4 प्लांट में साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल, ये वाली बात गलत है, यहाँ पर होना चाहिए बंडल शीथ सेल। फिर लिखा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल सही है और वो 5 कार्बन कंपाउंड है RUBP जो कि 5 कार्बन होता है। ठीक है, गलत जवाब आपके पास 103 का थर्ड हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इन सीटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं क्या? इन सीटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कम्स अंडर इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में लिखा हुआ है सैक्रेड ग्रुप्स, गलत, ये भी इन सीटू में ही आते हैं। फिर लिखा हुआ है इन सीटू कंजर्वेशन में आपका सीड बैंक, गलत, ये तो एक्स सीटू में आते हैं। फिर लिखा हुआ है एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन, यस क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब जिसमें टेम्परेचर लिखते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर लिया जाता है ना, तो यहाँ पर क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। तो आपको ये बात समझना है कितनी बातें सही हैं, ए और डी सही है। ए और डी सही है तो आंसर आपका थर्ड बनेगा। ए और डी सही है, आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। अगला लिखा हुआ है इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA एंड नाइट्रोजनस बेस आर लिंक्ड। आपको पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA में नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होते हैं, नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द OH ऑफ। तो आपको पता है कि अगर मैं शुगर ले लूं तो शुगर का फर्स्ट कार्बन यूज होता है और फर्स्ट कार्बन से आपके पास जुड़ता है बेस, है ना। तो आपको ये बात समझना पड़ेगी कि फर्स्ट कार्बन का OH, क्योंकि आप अगर कोई भी शुगर बनाओगे तो पहले कार्बन पर भी OH है, राइबोज है तो OH होगा, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो सिर्फ H होगा। यहाँ पर भी OH होता है और यहाँ पर भी। तो ये वाला OH रिएक्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा आपके पास ग्लाइकोसिडिक, जिसका नाम बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है।
कौन सा बॉन्ड? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि हो सकता है 1-9- जो कि तब होगा जब बेस के नाम पर प्यूरीन जुड़ेगा। ये हो सकता है 1-1- ये तब होगा जब बेस के नाम पर पायरिमिडीन जुड़ेगा। समझ पाए कि नहीं? तो आप आंसर यहां पर क्या लगाएंगे? फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। क्लियर? फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ इन क्रैब साइकिल विच टाइप ऑफ कंपाउंड नॉट फॉर्म, कौन सा कंपाउंड नहीं बनता? 7 कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं बनता। 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 4 कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो आपके पास सक्सीनिल कोएंजाइम है, सक्सेनिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ना। और 6 कार्बन कंपाउंड में सिट्रिक एसिड है, सिस एकोनिटिक एसिड है, आइसोसिट्रिक एसिड है ना, और आपके पास ऑक्सैलो सक्सीनिक एसिड है। तो आपके 4 इसमें होंगे, 4 लोग होंगे 6 कार्बन वाले, 5 लोग होंगे जो होंगे 4 कार्बन वाले, और एक होता है इसमें 1 कार्बन वाला। ठीक है, 4, 5, 9 और 1, 10। आंसर आपके पास क्या होगा? फर्स्ट, जो हमसे पूछा गया है कौन नहीं पाया जाएगा। अगला लिखा हुआ आइडेंटिफाई द सेलेक्ट विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को छांटना है बेटा, बताओ छांट लोगे कि नहीं? बताओ इनकरेक्ट को छांट रहे हैं। लिखा हुआ है टायरोसिन पजेस एरोमेटिक रिंग। टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड में आता है। टायरोसिन, फेनिलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर होगा। यस। सल्फर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन होता है। ठीक है। ग्लाइसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड। नो, ग्लाइसिन इज द एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एसिड, और वो भी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। कैसा अमीनो एसिड? सिंपलेस्ट। लेसाइथिन कंटेन्स फॉस्फोरस एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्जुगेट लिपिड है। लेसाइथिन क्या है? कॉन्जुगेट लिपिड, जिसमें लिपिड के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तो गलत जवाब आपके पास 107 का थर्ड हो जाना है। 107 का क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। 108 आप क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट के लिए करेक्ट बात, दोनों ड्रूप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। एंडोकार्प दोनों में खाई जाती है, गलत। दोनों में मीजोकार्प आपके पास बात की जाती है। मीजोकार्प फ्लैशी है, मीजोकार्प फ्लैशी है आपके पास। इन द केस ऑफ मीजोकार्प खाया जाएगा मैंगो में, जबकि सीड हम एंडोस्पर्म खा रहे हैं कोकोनट में। तो ऐसा तो नहीं है एंडोकार्प दोनों में खाया जा रहा है, किसी में भी एंडोकार्प नहीं खाया जा रहा। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड मैंगो में फ्लैशी है, ये बात सही है। और इन बोथ फ्रूट फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, ये बात भी सही है। ठीक है, मोनोकार्पलरी ओवरी। तो आपको ये बात समझना पड़ेगी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ को लेकर आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। 109 आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, जिसमें हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स की बात करी गई है। हर्बीवोर्स और प्लांट्स, प्लांट को खाने वाले हर्बीवोर प्रेडेशन करते हैं, ये हो जाएगा थर्ड। और एक का थर्ड देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही मैचिंग आपको काफ़ी थी मिलाने के लिए, आंसर तो थर्ड है। बाकी भी देख लेते हैं। पॉलिनेटर्स और प्लांट के बीच में म्यूचुअलिज्म है, ये सेकंड हो जाएगा। शीप और कैटल के बीच में, शीप और कैटल के बीच में कंपटीशन है सेम रिसोर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 4। और ऑर्किड एंड मैंगो ट्री आपके पास इंटरेक्शन है कमेंसलिज्म का, मैंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वो होगा थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? किसके लिए? जिम्नोस्पर्म के लिए। देयर सीड आर नॉट कवर्ड, ये बात सही है, क्योंकि आपके पास जो ओव्यूल होता है रिमेन एक्सपोज्ड होता है, चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले या बाद। दे आर हेट्रोस्पोरस, यस, दोनों हेट्रोस, आपके जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, एंजियोस्पर्म भी होते हैं, कुछ टेडोफाइट भी होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये गलत है।
ये फ्री लिविंग नहीं होते। गैमेटोफाइट तो आपके पास डिपेंडेंट हो जाता है और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स एंड थिक क्यूटिकल। ये बात सही है, आपके पास ये वाली बात गलत है, क्योंकि यहां पर फ्री लिविंग नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? डिपेंडेंट। 111 which is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting। DNA फिंगरप्रिंटिंग और जीन मैपिंग में आप किसका रोल प्ले कर रहे हैं? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA पॉलीमॉर्फिज्म पर काम करती है। पॉलीमॉर्फिज्म इन RNA सीक्वेंस नहीं, DNA सीक्वेंस ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म इन HNRNA सीक्वेंस नहीं। आंसर आपके पास 111 का सेकेंड हो जाना है। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। लिखा हुआ है रिडक्शन इन GFR एक्टिवेट JG सेल टू रिलीज रेनिन। अगर GFR कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, यही JG सेल डिटेक्ट कर लेंगी और रेनिन को रिलीज कराएंगी और रास सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये वाली बात गलत है, ये डिक्रीज करेगा। फिर लिखा एंजियोटेंसिन सेकेंड पावरफुल वैसोडाइलेटर। गलत, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है बेटा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। फिर लिखा है काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा। गलत, हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच में ही चलती है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और मैमल्स में यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये मैकेनिज्म पाई जाती है। तो आपका सही जवाब फर्स्ट है। 113 लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट क्योरेबल। और नॉट क्योरेबल में जेनाइटल हर्पीज है, उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी है और HIV। गोनोरिया क्योरेबल है, ट्राइकोमोनियासिस आपके पास क्योरेबल है, हेपेटाइटिस नॉन क्योरेबल है। जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन। आंसर थर्ड बनेगा। क्लियर? 114 लिखा है ए होमिनिड फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 नाउ एक्सटिंक्ट हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी अबाउट 900 cc वॉज। तो आपको ये क्रेनियल कैपेसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लगभग 650 से 800 cc किसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी? उससे पहले 400 से 600 cc क्रेनियल कैपेसिटी थी ऑस्ट्रेलोपिथिकस की। सारी एक साथ लिख लेना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 650 से 800 आपके पास किसकी थी? होमो हैबिलिस की थी। किसकी थी बेटा? होमो हैबिलिस। फिर 900 cc थी आपके पास होमो इरेक्टस की। 1400 cc निएंडरथल, और लगभग इतनी ही आपके पास थी मॉडर्न मैन की, और लगभग 1650 cc थी क्रोमैग्नन की। तो आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस 400 से 600 नहीं है, 900 cc की बात कर रहे हैं, होमो इरेक्टस की आएगी। ये आपके पास 400 से 600 हो जाती है लगभग, ये आपके पास 1400, ये भी लगभग 1400। तो आंसर आपके पास सेकेंड हो जाएगा। अगला लिखा हुआ बीटल, बैसिलस thuringiensis, ग्लोमस एंड बैकुलोवायरस। बीटल्स जो आपके पास गेट रेड आपके पास एफिड एंड मॉस्क्यूटो, तो ये बीटल्स के बारे में बात आ जाएगी, ये हो जाएगा सेकेंड। बैसिलस thuringiensis बायो कंट्रोल एजेंट है लैपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन्स की, तो ये हो जाएगा 4। ग्लोमस आपके पास वो फंजाई का जीनस है जो माइकोराइजा बनाता है और फॉस्फोरस या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, मेनली फॉस्फोरस, तो ये हो जाएगा 5th। और बैकुलोवायरस जो होता है उसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, वो सिर्फ टारगेटेड इंसेक्ट को ही मारता है, सबको नहीं मारता, इसलिए आपके पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर, तो ये हो जाएगा 3rd।
सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, आंसर आपके पास फर्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। 116 क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है। 116 आपके पास कह रहा है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। अगर डिट्राइटस लिग्निन और काइटिन का होगा तो ये तो स्लोअर होने वाला है डिकम्पोजिशन। शुगर होगा तो ये फास्टर की बात है, फास्टर होगा। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। और आपके पास प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रोब, बिल्कुल, तब भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो गलत जवाब एक्सेप्ट क्या हो गया? इसे छोड़कर बाकी सब में फास्टर ही रहेगा। 116 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, प्रोजेस्टोजन एलोन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन हम किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज करते हैं? पिल्स में ओनली गलत, इम्प्लांट्स में ओनली गलत, इंजेक्शन में ओनली गलत, पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स तीनों बात सही है। आंसर क्या बन जाएगा? 117 का फोर्थ। अगला, मैचिंग करिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स रीजन में पाया जाता है, ये हो जाएगा सेकेंड। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा थर्ड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज़्यादा पाया जाता है आरबीसी में, कुछ पाया जाता है प्लाज्मा में भी, तो ये हो जाएगा 4। और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज होगा एल्वुलाई फर्स्ट, जबकि सेकेंडरी साइट है टिश्यू। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, आंसर क्या बनेगा? थर्ड। 118 का क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन 119 क्या कह रहा है? इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द फोरगट। फोरगट का पार्ट पूछ रहा है और एक करेक्ट सीक्वेंस में। तो आपको पता है कि माउथ के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद स्टोरिंग क्रॉप में और ग्राइंडिंग गिजार्ड में। पहला ही ऑप्शन ठीक है। माउथ के बाद डायरेक्ट ओइसोफेगस नहीं आता, पहले फेरिंग्स आता है। माउथ के बाद डायरेक्ट क्रॉप नहीं आता, माउथ के बाद डायरेक्ट गिजार्ड नहीं आता। आंसर 119 का क्या हो जाएगा? 119 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट हो जाएगा। लास्ट, आप देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन बिलो डायग्राम। तो आपके पास ये देखिए, ये है क्या? पीसीआर देख रहे हैं आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जिसमें पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, लगभग आपके पास 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। दूसरा स्टेप है एनेलिंग, प्राइमर का जुड़ना, लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड की बात है। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन की बात करी जाए तो ये लगभग 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने वाला काम। ए बी सी पहचानना है आपको सिंपली। आप बताइए, ए एक्सटेंशन है गलत, बी डीनेचुरेशन है गलत, सी एनेलिंग है गलत, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? 4। ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा? 4। तो ये थे आपके पास 95 से 120 तक क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम के दिन बहुत कम बचे हुए हैं बेटा, ऐसे ही लगे रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, बिल्कुल लूज मत होने दीजिए और अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। सही टाइम लेकर सोइए, जिससे चीज़ें रिकवर एंड प्रोसेस्ड रह पाएँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिए और आगे के क्वेश्चन के लिए सर का स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 121, given below the two statement, one labeled as assertion and another labeled as reason, Dhatura flower is a actinomorphic, and in Dhatura flower can be divided into two similar halves, any vertical plane passing through the center. बेटा बात करते हैं हम लोग धतूरा की,
तो धतूरा इज ए जीनस, और जो धतूरा है ये बिलोंग करता है सोलेनेसी को। और बेटा जो सोलेनेसी के फिलमेंबर्स होते हैं उनमें एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री होती है, एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री होती है। अब बेटा जो एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री होती है वो अगर सेंट्रल एक्सेस से किसी भी डायरेक्शन में काटा जाए, इक्वल हाल्फ्स में बट जाए, तो इसे हम लोग एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री कहेंगे और प्लस सिंबल से शो करते हैं। तो यस असर्शन तो हो गया बेटा ट्रू, ये एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री होती है धतूरा में। अब किसे एक्टिनोमार्फिक कहते हैं कि अगर हम लोग सेंट्रल एक्सेस से वर्टिकल प्लेन के थ्रू काटे, किसी भी प्लेन में काटे, आइदर दिस डायरेक्शन आइदर दिस डायरेक्शन, सेंटर से काटे बेटा इक्वल हाल्फ में बट जाते हैं, इसे एक्टिनोमार्फिक कहेंगे। तो बेटा असर्शन भी ट्रू हो गया और रीजन भी ट्रू हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो बात करेंगे 121 की, और 121 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। देखें क्वेश्चन नंबर 122, रिकॉम्बिनेस एंजाइम इज यूज्ड इन। बेटा रिकॉम्बिनेस एंजाइम का यूज हम लोग जिस स्टेज में करते हैं इसे पेकाइटिन कहेंगे, और पेकाइटिन सब स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, और प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है मियोसिस फर्स्ट की। ये अकेली एंजाइम मीडिएटेड स्टेप होती है जहां क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो फिर भाई ये पेकाइटिन में होगी, प्रोफेज फर्स्ट में होगी, मियोसिस फर्स्ट में होगी। तो 122 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। बेटा इनमें से हमें इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो किंगडम एनिमलिया होता है लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स होते हैं, जिसमें आप पॉलीमोनियल्स होते हैं। जीनस ट्राइटिकम होता है जिसे जो व्हीट को रिप्रेजेंट करता, लेकिन बेटा जो प्राइमेटा होता है वो मैन एप मंकी का ऑर्डर होता है, ना कि फैमिली। और हमें इनकरेक्ट मैच को ही सिलेक्ट करना है। तो 123 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द गिवन डायग्राम। जो डायग्राम दिया है इसके रिफरेंस में कितने स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो डायग्राम है बेटा ये फ्यूनेरिया मॉस का है, फ्यूनेरिया मॉस का है। जो ए रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंट करता है कैप्सूल को, कैप्सूल को। बेटा डी रिप्रेजेंट करता है फुट को, डी रिप्रेजेंट करता है सीटा को, डी रिप्रेजेंट करता है बेटा सीटा को, और ई रिप्रेजेंट करता है फुट को, ई रिप्रेजेंट करता है फुट को। और फुट सीटा कैप्सूल मिलके जिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं बेटा इसे स्पोरोफाइट कहते हैं, इसे स्पोरोफाइट कहेंगे, स्पोरोफाइट कहेंगे। और स्पोरोफाइट होता है 2n, तो फुट भी होगा 2n, सीटा भी होगा 2n, कैप्सूल भी होगा 2n। और बेटा जो सी है ये रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफिटिक बॉडी को, गैमेटोफिटिक बॉडी को जो एन होगी। और एफ रिप्रेजेंट करता है राइजोइड को, राइजोइड को।
अब जरा हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखकर करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें, क्योंकि फ्यूनेरिया बेटा ब्रायोफाइटा का मेंबर है, ब्रायोफाइटा का मेंबर है। तो बेटा ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाती। ट्रू स्टेम लीफ मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक की कैरेक्टरिस्टिक है, पहली बार टेरिडोफाइट में देखने को मिली। यस, राइजोइड गैमेटोफिटिक बॉडी है और ये हैप्लॉइड होता है, इट इज ट्रू। हैलोइड गैमेटोफाइट प्रोटोनिमा प्रेजेंट। फ्यूनेरिया की गैमेटोफिटिक बॉडी को प्रोटोनिमा कहते हैं और यही प्रोटोनिमा लीफी गैमेटोफोर में बदल जाता है, इट इज ट्रू। लेकिन ब्रायोफाइट के मेंबर हीट्रोस्पोरस नहीं होते, सिलेजिनेला साल्विनिया टेरिडोफाइट से हीट्रोस्पोरी शुरू होती है। अ टाइप ऑफ यूकैरियोट, यस, क्योंकि ये प्लांट सेल को रखते हैं और प्लांट सेल यूकैरियोटिक होती है, इट इज ट्रू। बेटा अपने पास बी सी ई तीन तो हो गए करेक्ट और दो हो गई इनकरेक्ट, और आपको फिगर के रेफरेंस में करेक्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर। बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए इनमें से कौन सी बातें करेक्ट हैं? करेक्ट है। तो अगर आपको याद होगा कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, इन्हें आपने जेनेटिक डिसऑर्डर कहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहा है। तो अब जरा देखें, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट हो सकते हैं, रेसेसिव हो सकते, ये ऑटोसोमल हो सकते, सेक्स लिंक्ड हो सकते। मेंडेलियन डिसऑर्डर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट चेंज। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल चेंजेस देखने को नहीं मिलते, इट इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में चले जाते। जो क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर का तो पार्ट है, पर मेंडेलियन डिसऑर्डर का पार्ट नहीं है। मेंडेलियन डिसऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द म्यूटेशन इन सिंगल जीन, यस। तो बेटा चारों बातें मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए करेक्ट हैं। तो एक बार फिर करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 125 इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 126, one is labeled as assertion and another labeled as reason. Very low concentration of bacteria or virus can be amplified of their nucleic acid by the PCR. Yes. अब बेटा अगर पैथोजन आपकी बॉडी में लो कंसंट्रेशन में है तो पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई कराकर आप उसका पता लगा सकते हैं। इसे आपने अर्ली डिटेक्शन टेक्निक कहा था। तो एलिसा इज बेस्ड ऑन ओनली सीरम एनालिसिस, यस। ध्यान से देखेंगे कि जो एलिसा है वो सीरम एनालिसिस पर केवल बेस्ड नहीं होती, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। तो रीजन तो हो गया इनकरेक्ट और असर्शन हो गया करेक्ट। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। 127 देखें, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर फ्रॉग। बेटा फ्रॉग के लिए कितनी मैचिंग करेक्ट है? तो फ्रॉग में वन पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 यूरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। फ्रॉग में क्रेनियल नर्व 10 पेयर पाई जाती हैं, लेकिन ऑप्टिक लोब 2 पेयर नहीं होते। तो अपने पास मैचिंग 3 हो गई करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 127 इज ऑप्शन फर्स्ट।
128 देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फिर एक बार इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करें। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है श्वान सेल। बेटा नर्व फाइबर माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में श्वान सेल पाई जाती हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में श्वान सेल माइलिनेटेड शीट सिंथेसाइज कराती है। नॉन माइलिनेटेड में पाई तो जाती है बट शीट सिंथेसाइज नहीं कराती। सोडियम पोटेशियम पंप का या आना और जाना बेटा नर्व इंपल्स की कहानी है। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर केवल क्रेनियल नर्व में नहीं पाए जाते, क्रेनियल नर्व के साथ माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल नर्व में भी पाए जाते हैं, स्पाइनल नर्व्स में भी पाए जाते। तो इनकरेक्ट मैच के तौर पर अपने पास ऑप्शन फोर्थ, सो करेक्ट ऑप्शन 128 ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फिर एक बार जरा करेक्ट मैच को सेलेक्ट करें, करेक्ट मैच को सेलेक्ट करें। चले, एसीटीएच हार्मोन होता है, एडीएच हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन है। तो देखो भैया ये सब हार्मोन होते हैं और हार्मोन को हमने नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहा है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहा है। तो ये सब के सब हार्मोन है, ये न्यूट्रिएंट नहीं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो गए। और अपने पास ऑप्शन बच गया ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सीक्रीशन के कारण एक्रोमेगेली देखने को मिलता है। अब बेटा याद रखेंगे जो एक्रोमेगेली का केस है ये एडल्ट कंडीशन में देखने को मिलेगा, एडल्ट कंडीशन में देखने को मिलेगा। और एडल्ट कंडीशन के साथ ज्यादातर असर मिडिल एज ग्रुप में देखने को मिलता है, मिडिल एज के लोगों में देखने को मिलता है। साथ में याद रखते हैं बेटा इस एक्रोमेगेली में डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है, डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है। और ये हमें बेसिकली फेस पर देखने को मिलता है। अगर बेटा टाइम से इसे डिटेक्ट न किया जाए तो बेटा प्री मैच्योर डेथ की पॉसिबिलिटी होती है, प्री मैच्योर डेथ की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो 129 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। लेटर आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनेसिस प्रोमोटेड एक्टिव सब्सटेंस एंड दे आर टर्म्ड एट काइटिन। बेटा जब हम लोग साइटोकाइनिन की बात करते हैं तो स्कूग और मिलर को याद रखते हैं, साइटोकाइनिन की बात करते हैं स्कूग एंड मिलर को याद रखते हैं। तो भाई मिलर को याद रखेंगे इस केस के लिए, मिलर को याद रखेंगे 1955। कजिन्स को याद रखते हैं, कजिन्स को याद रखते हैं एथिलीन की डिस्कवरी के लिए। लेमार्क को याद रखते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन के लिए। और फ्रांसिस डार्विन को याद रखते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स के लिए। 130 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, इन इफ ए सैंपल ऑफ बी डीएनए कंटेन 1 लाख न्यूक्लियोसोम व्हेन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डीएनए सैंपल। अगर 1 लाख न्यूक्लियोसोम दिए गए हैं तो लेंथ ऑफ बी डीएनए सैंपल को बताएं। अब बेटा जो लेंथ है ये डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड पर, लेंथ डिपेंड करती है न्यूक्लियोटाइड पर। अगर 1 लाख न्यूक्लियोसोम दिया हुआ है, अगर आपके पास 1 लाख न्यूक्लियोसोम दिया गया है तो अगर हम इस न्यूक्लियोसोम से टोटल बेस पेयर निकाल लें तो हमें मालूम है कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियोसोम में
200 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो भैया अपने पास टोटल बेस पेयर की लेंथ निकल आ गई 2 की पावर 2 इंटू 10 टू की पावर 7। अपने पास जो फिगर निकल कर आया ये 2 की 2 इंटू 10 टू की पावर 7 निकल कर आया। ये क्या निकला है बेटा? ये निकला है टोटल बेस पेयर, टोटल बेस पेयर। अब टोटल बेस पेयर को निकालने के लिए एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर पाए जाते तो 1 लाख में कितने देखने को मिलेंगे? अब हमें मालूम है कि बेटा जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होता है, अब अपने पास जो डिस्टेंस ऑफ 2 बेस पेयर होता है, डिस्टेंस ऑफ 2 बेस पेयर होता है, ये 3.4 इंटू 10 टू की पावर -10 होता है। 3.4 इंटू 10 टू की पावर -10 मीटर होता है। अब अगर आपके पास बेस पेयर इतना निकल कर आया है और बेटा दो के बीच का गैप है, तो हमने देखा 3.4 इंटू 10 टू की पावर -10। अब अपने पास जो फिगर निकल कर आता है, जो फिगर निकल कर आता है वो 6.8 इंटू 10 टू की पावर 3 निकल कर आता है। और जब इस फिगर को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो अपने पास जो डेटा मिलने वाला है वो 6.8 mm भी हो जाएगा और 0.68 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन 131 इज ऑप्शन 4th। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन डायग्राम। जो डायग्राम दिया है बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? तो भाई जब इस फिगर को हम लोग देखते हैं तो ये फिगर एक्सपेरिमेंटल प्रूव करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन। और इस रिप्लिस एक्सपेरिमेंट में आपने प्रोकैरियोटिक मशीनरी का यूज किया है और इस प्रोकैरियोटिक मशीनरी में आपने हैवी आइसोटॉप का यूज किया है और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाला शख्स की जोड़ी थी मीजल्सन एंड स्थल। वाटसन एंड क्रिक को ने तो बताया था कि भाई इसी मेथड से होता है, वो करके नहीं दिखाते हैं। उनके इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया मीजल्सन एंड स्थल ने। तो ये हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक का मशीनरी यूज करके एक्सपेरिमेंट हुआ है। यस, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड का प्रूफ है और ये हैवी आइसोटॉप का यूज का एक्सपेरिमेंट है। N15 का यूज किया गया है, रेडियो आइसोटॉप का नहीं। अगर सेमी कंजर्वेटिव की दूसरी अप्रोच जो यूकैरियोटिक के साथ जुड़ी है, टेलर और उनके साथियों ने की थी, फेबा बीम पर की थी, उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमाइडिन का यूज किया था। तो ए इज इनकरेक्ट बट बी सी डी आर करेक्ट फॉर द फिगर। इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम palm is broad and characterized by the palm crease, palm crease। तो यस बेटा, जो डाउन सिंड्रोम है इसकी सिम्टम्स हैं और ये 21st ट्राइसोमी के कारण होता है, ट्राइसोमी के कारण होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इन डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम। तो यस, ये बात भी सही हो गई। देखो दोनों में यहां 21st ट्राइसोमी के कारण 47 क्रोमोसोम मिलेंगे और वहां XXY के कारण 47 क्रोमोसोम मिलते हैं। दोनों में ट्राइसोमी देखने को मिलती, एक 21st की ट्राइसोमी और दूसरे में
एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का पाया जाना इन सेक्स क्रोमोसोमल ट्राइसोमी। तो दूसरी बात भी सही हो गई। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 133 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज स्टेटमेंट फर्स्ट, platelets are also called thrombocyte or cell fragment produced from megakaryocyte। यस, मेगाकैरियोसाइट से बनने वाला स्ट्रक्चर सेल फ्रेगमेंट, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, क्लॉटिंग के काम में आता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज फर्दर ट्रू। सो 134 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, select the correct option which represent homopolysaccharides। इनमें से कौन होमोपॉलीसैकेराइड है जिस जो ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं, ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। अब जरा यहां से आप सारे खेल को समझने की कोशिश करें, सारे खेल को समझने की कोशिश करें और इलिमिनेटेड मेथड का आप यूज करें, इलिमिनेटेड मेथड का यूज करें। चलो ठीक, अब जरा आप इस लैक्टोज पर फोकस कर लें। ये डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा, इसलिए ये ग्लूकोज का अकेले ग्लूकोज मोनोमर नहीं रखेगा। आप काइटिन को जानते हैं, एन एसिटल ग्लूकोसामीन नाक, ये ग्लूकोज नहीं रखेगा। इनुलिन आप जानते थे ही, पेप्टाइडोग्लाइकन आप जानते हैं, लेकिन स्टार्च, ग्लाइकोजन और जो सेलुलोज है, ये सब होमोपॉलीसैकेराइड हैं, इनकी यूनिट ग्लूकोज कहलाएगी। तो 135 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। व्हाट इज NAD एंड NADP? तो भैया दोनों कोएंजाइम एसोसिएटेड कोफैक्टर विटामिन कंटेनिंग केमिकल, तो तीनों बातें सही हैं। तो 136 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। गिवन इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज X? पायरुविक एसिड से एसिटल कोएंजाइम को बनाना है और एसिटल कोएंजाइम को बनाना है बेटा, इसे हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। और बेटा इसी को हम लोग इसी को हम लोग लिंक रिएक्शन कहते हैं। इसे ही आप गेटवे रिएक्शन कहते हैं, गेटवे रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। यही रिएक्शन है जो बेटा ग्लाइकोलिसिस को क्रैब साइकिल से जोड़ता है, क्रैब साइकिल से जोड़ता है। इसे करने के लिए 5 कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो भैया एस्टर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के साथ साथ हमें जरूरत पड़ती है Mg+2 की। तो 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 138 विच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यस, RH एंटीजन में RH नाम रेसियस मंकी से लिया गया। इरिथ्रोब्लास्टिसिस फ्लोसिस RH एंटीजन के कारण होती है। ओपन सर्कुलेशन में ब्लड जिन पॉट में बहता है उन्हें साइनसेस कहते हैं। लेकिन बेटा आर्थ्रोपोड में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, आर्थ्रोपोड में ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। सो इनकरेक्ट मींस 138 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन डायग्राम। बेटा जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है जिस ग्रोथ को, इसमें बेटा वन सेल ही बार बार डिवाइड होती है, वन सेल बार बार डिवाइड होती है, सारी सेल एक साथ डिवाइड नहीं होती। बेटा ऐसे ग्रोथ पैटर्न को एरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ कहेंगे।
तो इट इज नॉट ए केस ऑफ प्लास्टिसिटी, इट इज नॉट ए केस ऑफ हीट्रोफिली, नॉट ए ज्योमेट्रिक ग्रोथ। बेटा ज्योमेट्रिक ग्रोथ के केस में हम लोग याद रखते हैं ऑल सेल डिवाइड, ऑल सेल डिवाइड। 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, द गिवन बिलो डायग्राम इज। अब भाई जो डायग्राम है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है एस्केरिस को, एस्केरिस को। और एस्केरिस बिलोंग करती है जिस फाइलम को इसे नीमेटोड कहेंगे या इसे एस्केहेलमिन्थीस कहते हैं। एस्केहेलमिन्थीस के मेंबर को राउंड वर्म कहा जाता। ये बेटा फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक प्लांट के भी होते हैं और एनिमल के भी होते हैं। और ये बिलोंग करते हैं नॉन कार्डेट के ग्रुप को, नॉन कार्डेट के ग्रुप को। एस्केरिस मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करती है और जो एस्केरिस है मोनोजेनेटिक हाई लाइफ साइकिल शो करती। और पहली बार बेटा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिला है, डाइमॉर्फिज्म देखने को मिला है। तो देखो भाई क्योंकि ये एस्केहेलमिन्थीस के मेंबर हैं, इनमें स्यूडोसीलोम कंडीशन पाई जाती है, स्यूडोसीलोम कंडीशन पाई जाती है। तो ये स्यूडोसीलोमेट होते हैं, इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है, ये नॉन कार्डेट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 140 ऑप्शन फोर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब आप इस डायग्राम को पहचाने। तो देखो भाई डायग्राम को ध्यान से देखें, ये विंड पॉलिनेशन का केस है और विंड पॉलिनेशन के इस मेथड को एनीमोफिली कहेंगे। इनमें जो स्टेमन होता है वो एक्सपोज्ड होता है, मोस्ट कॉमन एबायोटिक मेथड है। तो 141 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। Which of the following gland secrete maximum number of हार्मोन? इनमें से कौन सी ग्लैंड मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन निकालती है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन निकालती है जो ग्लैंड, उस ग्लैंड को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के तौर पर याद रखते। पिट्यूटरी ग्लैंड के एनाटॉमिकल सेटअप में हमारे पास पहले मिलता है एंटीरियर लोब, फिर मिलता है मिडिल लोब, फिर मिलता है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब 5 हार्मोन निकालते हैं, मिडिल लोब से 1 हार्मोन निकलता है। एनसीईआरटी ने दोनों लोब को एक साथ रख दिया तो टोटल 6 हार्मोन निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं एंटीरियर मिडिल लोब से। और बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते दिखाई पड़ते हैं। तो 2 हार्मोन यहां से आए और 6 इधर से आए, टोटल 8 हार्मोन पिट्यूटरी से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मैक्सिमम हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी। 142 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। डायग्राम को देखें और बेटा करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। चलो भाई, जब डायग्राम पर बेटा फोकस किया गया तो डायग्राम थायराइड ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है, थायराइड ग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। अब बेटा जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ये निकालती है 2 तरह के हार्मोन, एक I2 कंटेनिंग हार्मोन और एक कैल्शियम कंटेनिंग हार्मोन, कैल्शियम कंटेनिंग हार्मोन। चलो भाई, तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, इट इज ट्रू। ये फॉलिकल और स्टोमेटल टिश्यू से बनी होती है। अगर थायराइड इनलार्जमेंट होता है तो ग्वाटर दिखाई पड़ता है। तो ऐसी ग्लैंड जिसके हाइपोसीक्रीशन से भी ग्वाटर होता है और हाइपर सीक्रीशन से भी ग्वाटर होता है। इट आल्सो सीक्रेट स्टेरॉयडल हार्मोन कॉल्ड टीसीटी। यस, थायराइड थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम कंटेनिंग हार्मोन निकालता है, लेकिन बेटा ये स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं होता, ये प्रोटीनियस हार्मोन होता है, प्रोटीनियस हार्मोन होता है।
तो ए बी सी आर करेक्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब बेटा इस डायग्राम को देखें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो जब बी की बात करते हैं, जब बी की बात करते हैं तो बेटा इसे आपने कार्पस कोलेसम कहा। ए की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड सेरिब्रम, सेरिब्रम। और जब हम लोग सी की बात करते हैं तो सी को कह दिया हम लोगों ने थैलमस, और डी को कह दिया पॉन्स, डी को कह दिया हम लोगों ने पॉन्स, और ई को कहा जाता है सेरिबलम, और एफ को सेरिबलम, और एफ को मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला। अब आपने स्ट्रक्चर को तो रिकॉग्नाइज कर लिया, अब इनके फंक्शन भी चले। तो बेटा जो सेरिब्रम है वो लर्निंग थिंकिंग सेंटर बनाता है। बी कार्पस कोलेसम केवल मैमल्स में पाया जाता है, यस इट इज ट्रू। और रिस्पायरेटरी कंट्रोल बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा के पास होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर की बात करी तो बेटा तीनों की तीनों मैचिंग पार्ट के अकॉर्डिंग सही है, सो करेक्ट ऑप्शन 144 ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द स्टेटमेंट वन लेबल्ड असर्शन अनदर लेबल्ड इज रीजन। न्यूयॉर्क एट 51 डिग्री N has 105 species and bird has Greenland at 71 and only 56 species of the bird। तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, अगर हम लोग एक्वेटर से पोल की ओर चले, एक्वेटर से पोल की ओर चलते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। पोल से इक्वेटर पर आने पर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। तो भैया ये हो गया आपका 71 डिग्री N, और यहां लोकेट करता है ग्रीनलैंड। क्योंकि ग्रीनलैंड पोल के पास है इसलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। यहां लोकेट करता है न्यूयॉर्क, तो इनके पास 105 स्पीसीज बर्ड्स की दिखाई पड़ती हैं। तो एसर्शन तो हो गया ट्रू। रीजन इन जर्नल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज व्हेन मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बर्ड की स्पीसीज के नंबर ने दे दिया। तो 145 assertion is true, reason is true and correct explanation. So correct option 145 is option fourth. According to the act of pregnancy may terminate on the certain considered ground within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion one registered medical practitioner। एक मेडिसिनल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसीडर ग्राउंड। तो सबसे पहले बात करें अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, किस एक्ट के अकॉर्डिंग बेटा प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंसीडर ग्राउंड विद इन फर्स्ट 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी और एक ही डॉक्टर के ओपिनियन के बारे में बात करी गई थी। तो ये जो कहानी हम लोगों को देखने को मिली थी
तो बेटा इसे अमेंडमेंट किया गया और ये अमेंडमेंट हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 2017। और जो एमटीपी इंडिया में लागू हुई थी वो लागू हुई थी 1971 में, 1971 में। और उसके बाद इस एक्ट को पारित कर दिया गया और उसके बाद 2 डॉक्टर का सुपरविजन ड्यूरेशन को भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले केस में बेटा सेफ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का केस। तो 156 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट the labia minora are paired fold tissue under the labia majora। तो बेटा जो लेबिया माइनोरा है ये पेयर्ड फोल्ड होता है और लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जाता है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। एंड द क्लाइटोरिस स्टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा above the urethral opening, this is further true। So 147 both statement are correct, so correct option is option 4th। नेक्स्ट देखें 148, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, इनमें से कितनी मैचिंग करेक्ट है। तो पॉलीमरेज एंजाइम की टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यस इट इज ट्रू। इथियम ब्रोमाइड का यूज स्टेनिंग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हिंद सेकेंड इको आर रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, याद रखेंगे ये रिस्ट्रिक्शन तो है बट इट इज ए इंडोन्यूक्लियस नॉट एक्सोन्यूक्लियस। और क्ले ऑफ फर्स्ट और हिंद से थर्ड पीबीआर 322 में मिलता है। तो 3 स्टेटमेंट हो गए करेक्ट और 1 हो गया इनकरेक्ट। हमें करेक्ट मैच ही सिलेक्ट करना है। 148 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, इन अमेजन रेन फॉरेस्ट हाउ मच स्पीसीज प्रेजेंट इन रेप्टाइल। अमेजन रेन फॉरेस्ट में रेप्टाइल की कितनी स्पीसीज पाई जाती है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में रेप्टाइल की 378 स्पीसीज पाई जाती हैं। और बेटा एम्फीबियंस और मैमल का नंबर बेटा सेम देखने को मिलता है। तो 149 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। 150, हाउ मेनी मैचिंग करेक्ट रेफरेंस टू डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिनगेमी फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विद सेंट्रल सेल। बेटा सिनगेमी में मेल गेमीट तो फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के नहीं साथ नहीं, बल्कि फीमेल गेमीट एग सेल के साथ। तो फर्स्ट केस इज इनकरेक्ट। ट्रिपल फ्यूजन ऑफ 2 मेल गेमीट विद 1 सेंट्रल सेल। अब बेटा ये बात गलत हो गई, 2 मेल गेमीट नहीं होते बल्कि 2 सेंट्रल सेल प्लस 1 मेल गेमीट। तो ये दूसरा केस भी इनकरेक्ट हो गया। ये SPEC ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्टेंट है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, यस इट इज ट्रू। अब डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की नहीं। तो ये केस भी हो गया इनकरेक्ट। और इंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और हमें हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट की बात करी गई है। तो अब बेटा करेक्ट मैचिंग अपने पास हो जाएंगी केवल 2, C एंड E। तो 150 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आप FST का डिस्कशन देख रहे हैं। FST का ऑनलाइन पेपर है ये आज का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। तो 151 कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, व्हिच WBC डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। अब देखिए यहां पर दिया है मोनोसाइट दिया गया है, मोनोसाइट। एक्चुअली यहां पर देखिए जो WBC की हम बात करते हैं, WBC की बात करते हैं तो WBC 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में जो एग्जाम्पल होते हैं स्नोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं,
है ना, और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। यहाँ पर जो एक ग्रेनुलों में मोनोसाइट होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं। जब हम देखते हैं तो इसमें जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है। ये दोनों जो होते हैं फेगोसिटिक होते हैं, फेगोसिटिक इन नेचर, और ये क्या करते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं जो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। ठीक, बेसोफिल, ये बेसोफिल क्या है, बेसोफिल है ग्रेनुलोसाइट, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। सेक्रीट क्या करेंगे, सेक्रीट ये क्या करते हैं, हिस्टामिन करते हैं, हिपेरिन करते हैं, सेरोटोनिन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो क्या जा रहा है, फोर्थ, ये यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 152 है, 152, आइए देखते हैं 152। अगर हम 152 की बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या दिया है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन प्लांट, फर्स्ट स्टेटमेंट है इन प्लांट पीजीआर ऑलवेज एक्ट एज सिनर्जिस्टिकली। नहीं भैया, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एंटागोनिस्टिक भी होता है, आल्सो एंटागोनिस्टिक। तो केवल अब देखिए यहां पर इन प्लांट ऑलवेज एक्ट एज सिनर्जिस्टिकली, नहीं, एंटागोनिस्टिक भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहां पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज आल्सो अफेक्ट बाई लाइट टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन स्टेटस, ग्रेविटी एंड सच एक्सटर्नल फैक्टर। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर से क्या है, अफेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल अगर हम इसकी बात करते हैं, जो फैक्टर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर होते हैं। इन एक्सटर्नल में जो होते हैं बेटा टेम्परेचर होते हैं, लाइट होते हैं। इंटरनल जो फैक्टर होते हैं दो तरह के होते हैं, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर की बात करते हैं तो जेनेटिक्स होता है, इंटरसेलुलर में आएगा पीजीआर। कौन आएगा, पीजीआर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो बोथ है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड क्या हो गया, करेक्ट। तो आंसर क्या जा रहा है, फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट, यानी आंसर जाएगा थर्ड। तो 152 का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, थर्ड। 153 देखते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, अनलाइक द टेरिडोफाइट्स वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड इन द एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट। देखिए यहां पर स्टेटमेंट क्या दिया गया, अनलाइक द टेरिडोफाइट्स वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड। अब देखिए टेरिडोफाइट्स में ध्यान रखिएगा, जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल किसमें, जिम्नोस्पर्म में होते हैं नेक्ड। तो ओव्यूल की अगर हम बात करेंगे, सीडेड प्लांट की बात करेंगे, तो जिम्नो एंजियो की बात करेंगे, तो जो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल होते हैं वो नेक्ड होते हैं, तो जो सीड बनते हैं वो नेक्ड हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, जिम्नोस्पर्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जिम्नोस्पर्म। नेक्ड इन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप इन स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लावर। बिल्कुल, फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होते हैं, ओव्यूल होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर में डेवलप होते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन क्या हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ और ये करेक्ट। अगर यहाँ जिम्नोस्पर्म होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। तो फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड क्या है, करेक्ट। इसका भी आंसर क्या है, थर्ड। तो 153 का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, थर्ड। 154 की बात करते हैं, तो 154 की बात करते हैं तो यहां पर दिया गया है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये जो दिया गया है, ये जो डायग्राम है, ये किसका है, फॉल्स फ्रूट का है, फॉल्स फ्रूट। और ये एप्पल्स का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, एप्पल का एग्जाम्पल है। इसमें जो नंबरिंग दी गई है, ये देखिए ये क्या है, थैलमस है। ये बी जो है बेटा ये क्या है, सीड है। और सी जो है वो इंडोकार्प है, इंडोकार्प। और डी जो है वो मीजोकार्प होते हैं, मीजोकार्प। तो टी क्या है, ये टी का मतलब थैलमस, थैलमस। तो ए थैलमस, बी क्या है, सीड है, सी क्या है, इंडोकार्प है, और डी जो है वो क्या है, मीजोकार्प है। तो आंसर क्या हो गया, 4।
करेक्ट आंसर 4। 155 की अगर 55 को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच को देखना है यहाँ पर। तो आइए जरा देखते हैं इनकरेक्ट मैचिंग। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की हम बात करते हैं, तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं थाइमस होते हैं एंड बोन मैरो। बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट जो होते हैं इमेच्योर से मेच्योर होते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो थाइमस और बोन मैरो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये क्या है, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है ये क्या, थाइमस एंड बोन मैरो है, ये दिया गया है टॉन्सिल। ये सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होंगे। तो ये जो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बेटा क्या है, लिम्फ नोड, ये भी सही है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ये भी सही है। आपके बुक में जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दिया गया है 5 दिया गया है, जिसमें टॉन्सिल है, लिम्फ नोड है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स है, और ध्यान रखिएगा वर्मी फार्म अपेंडिक्स है, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल है ना इंटेस्टाइन, और एक स्प्लीन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ टॉन्सिल, ये सेकेंडरी है। तो 155 का जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो क्या है, सेकेंड है। 156 की बात करते हैं, तो इन लैक ओपरॉन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई इन आइजीन। बेटा अगर हम बात करते हैं तो लैक ओपरॉन की बात करते हैं तो आई पॉस होता है, आई का मतलब आइजीन होता है, ध्यान दीजिएगा, आइजीन होता है, पी का मतलब प्रोमोटर होता है, ओ का मतलब ऑपरेटर होता है, और एस का मतलब स्ट्रक्चरल जीन होता है, ZYA। ये जो आई जीन है इंड्यूसर से नहीं लिया गया है, किससे लिया गया है, इनहिबिटर से लिया गया है, इनहिबिटर। आई जीन क्या करता है, ध्यान रखिएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे जो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाते हैं, प्रोसेस स्टॉप होती है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होते, तो इनहिबिटर से लिया गया है। किससे लिया गया है, इनहिबिटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो क्या है, सेकेंड, सेकेंड करेक्ट आंसर है। अब देखिए 157 की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट देखकर, है ना, सही है या गलत है, इसको हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी 2 इंडिविजुअल के डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट भी हम करते हैं इससे, और एलेक जेफरी साहब ने इसके बारे में बताया था। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इफ वन एम टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल के बीच में हम जेनेटिक डिफरेंस देख सकते हैं, और एमोंग इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन के एमोंग हम देख सकते हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एवरी टाइम वुड बी, है ना, डॉटिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। हाँ, डीएनए की जो सीक्वेंसिंग की जाती है बहुत ही बेटा क्या है, कठिन कार्य है, और ये खर्चीला ही है। तो ये भी बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जा रहा है दोनों सही, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया 157 का। आइए देखते हैं 158। अगर हम 158 की बात करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन, अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो टू टेक्स प्लेस विद इन द ईआर। नहीं भैया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुवेट होता है, या पायरुविक एसिड बोल सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से, किस में चला जाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पायरुवेट, पायरुविक एसिड होता है, जो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। फिर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन होती है, फिर क्रेब साइकिल चलती है, फिर ईटीएस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। बेटा डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूवल, और CO2 2 प्रोसेस में रिमूव होती है लिंक रिएक्शन में। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल CO2 निकलती है किस में, लिंक रिएक्शन में, और 4 मॉलिक्यूल CO2 किस में निकलते हैं, क्रेब साइकिल में। तो ये जो प्रोसेस दी गई है क्रेब साइकिल की दी गई है, यानी क्रेब साइकिल में
बेटा जो स्टेप होते हैं, यानी दो, ध्यान दीजिएगा, CO2 डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है सक्सेसिव होता है, लगातार 2 बार निकलते हैं। जैसे ऑक्जेलो, देखिए ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, जब ये बेटा ये कन्वर्ट होते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, तो ध्यान दीजिएगा ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन, यानी यहां पर एक CO2 निकल जाती है। और जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होते हैं किस में, है ना, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, तो यहां पर भी एक CO2 निकलती है। तो सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में, यानी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से पहले एक CO2 और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के बाद एक CO2 निकलती है। इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन, किसमें, क्रेब्स साइकिल में, है ना। तो यहां पर देखिए ये बात सही है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड टू ये, तो ये बात सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड क्या है, करेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, थर्ड हो गया। तो 158 का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है। 159 आइए देखते हैं। तो 159 में भी स्टेटमेंट दिए गए हैं। मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, रिफर टू स्टडी, है ना, ऑफ फॉर्म या एक्सटर्नल विजुअल फीचर, बिल्कुल सही बात है। इन द केस ऑफ प्लांट आर माइक्रोब, माइक्रोब और प्लांट में भी यही होता है। टर्म ऑफ मार्फोलॉजी, है ना, प्रीसिजली, है ना, प्रीसिजली मीन्स ओनली दिस, इसका मतलब ये कह रहा है कि प्लांट और माइक्रोब में भी इसका मतलब यही है। इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के केस में क्या होता है, हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं, ऑर्गन के एंड बॉडी के पार्ट्स को। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो ये बात सही है। एनिमल के केस में भी पार्ट्स को देखेंगे, बॉडी के ऑर्गन, एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, एक्सटर्नली। स्टेटमेंट सेकेंड, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, क्या न्यूरल, यहाँ पर दिया गया कि न्यूरल टिश्यू का सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रेटेस्ट जो बेटा कंट्रोल होता है बॉडी पे, बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट है, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिब केज। बेटा अगर हम रिब केज की बात करते हैं, रिब केज का मतलब ध्यान रखिएगा, जो वेंट्रल साइड है इधर क्या है, स्टर्नम, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्री, कौन सी, थोरैसिक, और लेटरल साइड में रिब्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिब्स कितने पेयर, 12 पेयर, थोरैसिक वर्टिब्री कितनी होती है, 12 होती है, स्टर्नम कितनी होती है, 1 होती है। ये सब मिल के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिब केज, यानी कितना आंसर होगा, 160 का आंसर जो होगा करेक्ट होगा 4। चलिए 161 देखते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है 161, आइए देखते हैं जरा। यहां पर दिया है 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, फाइब्रस ज्वाइंट परमिट लिमिटेड मूवमेंट। स्टेटमेंट सेकेंड, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। ज्वाइंट, अब ध्यान दीजिएगा, जो बेटा ज्वाइंट होते हैं 3 टाइप के होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं, सिनोवियल ज्वाइंट होते हैं। सिनोवियल ज्वाइंट जो होता है, साइनोवियल ज्वाइंट होता है, अलाउ परफेक्टली, है ना, मूवमेंट, यानी परफेक्ट मूवमेंट को अलाउ कौन करता है, साइनोवियल। अगर हम बात करते हैं फाइब्रस ज्वाइंट की बात करते हैं तो ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। कार्टिलेजिनस की बात करते हैं तो ये थोड़ा बहुत यानी लिमिटेड क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये देखिए यहाँ पर फाइब्रस ज्वाइंट परमिट लिमिटेड मूवमेंट, नहीं फाइब्रस नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, कार्टिलेजिनस। फाइब्रस जो होता है मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। फिर यहां पर दिया गया है कार्टिलेजिनस डू नॉट अलाउ, तो यहां पर देखिए ये कार्टिलेजिनस की जगह फाइब्रस होगा। फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, जैसे स्कल बोन, जैसे स्कल बोन। यहां पर देखिए ये जो होगा, यहां पर कार्टिलेजिनस होना चाहिए, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट परमिट लिमिटेड मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है
है ना, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होती है उनके बीच ये क्या है, पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अच्छा, साइनोवियल मूवमेंट जो होता है एलाउ परफेक्ट मूवमेंट, तो ये दोनों रॉन्ग हो गया। फाइब्रस की जगह कार्टिलेजिनस होना चाहिए था, और सेकेंड में कार्टिलेजिनस की जगह क्या होना चाहिए था, फाइब्रस। तो इसका करेक्ट आंसर जा रहा है फर्स्ट, यानी दोनों इनकरेक्ट। फर्स्ट 162 आइए देखिए 162। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर ऑफ, क्या दिया है, नॉट फीचर ऑफ काइलोट्रोपिस। काइलोट्रोपिस का फीचर कौन नहीं है? अब देखिए काइलोट्रोपिस है तो अब यहाँ पर क्या दिया है, वाल्वेट एस्टिवेशन। तो वाल्वेट एस्टिवेशन इसमें पाए जाते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन होते हैं। फिर अपोजिट बेटा क्या होता है, अपोजिट फिलोटैक्सी भी होता है, यानी ये भी पाया गया, ये भी पाया गया, यानी बोथ पाया गया। क्वेश्चन पूछा है नॉट, तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन क्या जाएगा 4, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 163 दिया गया है, सेलेक्ट द सीलोमेट एनिमल। अगर हम सीलोमेट एनिमल की बात करते हैं तो एनीलिडा से एनीलिडा टू कॉर्डेटा की बात करेंगे, कॉर्डेटा की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कलमेंथिस के मेंबर स्यूडोसीलोमेट होते हैं। अच्छा, उसके पहले प्लेटीहेलमिन्थिस से पहले, जिसे पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेलमिन्थिस, एसीलोमेट होंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो जेली फिश है बेटा ये सिलेंट्रेट है, और इसका जेली फिश को हम ऑरेलिया बोलते हैं। जेली फिश को क्या बोलते हैं, ऑरेलिया बोलते हैं। और ये क्या है, सीलेन है ना, सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट को निडेरिया भी बोलते हैं, और सिलेंट्रेट है इसको हम, ये फास्ट फिश है, फास्ट फिश है क्योंकि ट्रू फिश कॉर्डेटा के मेंबर है, पाइसेस के मेंबर होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा एसीलोमेट होते हैं, सीलोमेट, तो एसीलोमेट। तो ये तो नहीं हुआ। एंजल फिश की बात करेंगे तो एंजल फिश को हम टेरोफाइलम बोलते हैं, टेरोफाइलम बोलते हैं। और ये जो बेटा है कॉन्ड्रिक फिश का मेंबर है, किस नहीं, ऑस्टिक फिश, ऑस्टिक फिश का मेंबर है। ऑस्टिक फिश का मतलब पाइसेज है, कॉर्डेटा का मेंबर है। और जब कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, तो ये क्या होगा, सीलोमेट होगा। पाइसेस, कॉर्डेटा में भी पाइसेस, ध्यान रखिएगा, पाइसेस का मतलब है ना पाइसेस, और कौन, ऑस्टिक फिश, बोनी फिश है, ट्रू फिश है। तो ये ध्यान रखिएगा सीलोमेट, कॉर्डेटा के मेंबर सीलोमेट होंगे। बेटा अगर हम डेविल फिश की बात करते हैं तो जो डेविल फिश है ये मोलस्का का मेंबर है, इसको हम ऑक्टोपस बोलते हैं। और ये कटल फिश है, इसको सिपिया बोलते हैं, सिपिया। और ये दोनों मोलस्का के मेंबर हैं, किसके हैं, मोलस्का के मेंबर। और मोलस्का के मेंबर कैसे होते हैं, सीलोन है ना, मोलस्का के मेंबर सीलोमेट होते हैं, किसके होते हैं, सीलोमेट। तो ये सीलोमेट हो गया, ये भी सीलोमेट हो गए। और सिल्वर फिश बेटा ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो ये जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है ये भी क्या हुआ, सीलोमेट। तो क्वेश्चन पूछा गया है सीलोमेट, तो जो भी एनीलिडा के बाद वाले होंगे सीलोमेट। जैसे एंजल फिश है तो एंजल फिश बेटा क्या है, कॉर्डेटा के मेंबर है। डेविल फिश, कटल फिश मोलस्का के मेंबर है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा। तो बी सी डी ई होगा आंसर, बी सी डी ई, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 163 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है। 164 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग। फ्रॉग है बेटा, फ्रॉग कैसे होते हैं, होम्योथर्मस नहीं, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड होंगे, यानी पोइकिलोथर्मस होंगे, थर्मस होंगे। मिमिक्री, प्रोटेक्टिव कलरेशन, ये सही है। क्या पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। कॉपुलेटरी पैड, फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब, नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए, 4 लिम्ब होना चाहिए, 4 लिम्ब होगा। फ्रॉग यूरिकोटेलिक होंगे, नहीं, ये कैसे होंगे, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक होते हैं, कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन गया वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन गया। और सेकेंड ऑप्शन 164 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 164 का सेकेंड। बेटा इन डाउन सिंड्रोम ऑफ ए मेल चाइल्ड द सेक्स कंप्लीमेंट। अच्छा, डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम का मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कैसे डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और इसमें जो है बेटा ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम,
21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होती है, यानी 21 क्रोमोसोम की बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, सेक्स कंप्लीमेंट क्या होगा, तो सेक्स कंप्लीमेंट का ये 21वें क्रोमोसोम की बात है, जो सेक्स होगा वो क्या होगा, XY ही होगा। सेक्स क्रोमोसोम ये ट्राइसोमी ऑफ ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। सेक्स क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होंगे, तो 165 का करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। 166 का की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, जो फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, अगर हम एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी की बात करते हैं तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है एस्कोमाइसिटीज में होती है, एस्कोमाइसिटीज, फंगस के एस्कोमाइसिटीज क्लास में ये बनती है फ्रूटिंग बॉडी। तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर आप देखिए यहाँ पर, तो न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, पक्सिनिया बेसिडियोमाइसिटीज का है, कोल्टोट्राइकम ड्यूटेरोमाइसिटीज का है, अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज का, ध्यान रखिएगा। तो जो एस्कोकार्प होते हैं एस्कोमाइसिटीज में बनते हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो 166 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हुआ। आइए देखते हैं 167। तो 167 की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए 167 में क्या दिया है, देखिए यहां पर एक डायग्राम दिया गया है, ये किसका डायग्राम है, ये इकाइनोडर्मेटा का है। इकाइनोडर्मेटा का है, ऑफ्यूरा है, ऑफ्यूरा का है, इकाइनोडर्मेटा ऑफ्यूरा है, ऑफ्यूरा। अच्छा, इसी को हम ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं, ब्रिटल स्टार बोलते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का ऑफ्यूरा आल्सो कॉल्ड ब्रिटल स्टार। अब देखिए यहां पर क्या गया, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम, है ना, ऑफ एनिमल। तो इनकरेक्ट यहां पर देखना है, तो आइए देखिए, इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इकाइनोडर्मेटा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही होगा, बिल्कुल सही है। सीलोमेट एनिमल, बिल्कुल सही है, सीलोमेट होगा। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थेस से ही आ गए, सीलोमेट एनिलिडा से ही स्टार्ट हो गया था। वीवीपेरस होगा भैया, वीवीपेरस होगा, वीवीपेरस नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। और ओवीपेरस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर इसका क्या है, इनकरेक्ट। तो जो इनकरेक्ट है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन। तो 167 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 168 की बात करते हैं, तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एस्टीरेसी फैमिली। एस्टीरेसी फैमिली के रिस्पेक्ट में करेक्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, एस्टीरेसी फैमिली को हम कंपोजिटिव भी बोलते हैं, कंपोजिटिव बोलेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं सनफ्लावर, सनफ्लावर पाए जाते हैं। इसमें दो तरह के फ्लोरेट पाए जाते हैं, रे फ्लोरेट एंड, है ना, डिस्क फ्लोरेट। तो आइए जरा देखते हैं करेक्ट, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट आर अकर, बिल्कुल सही है। इपिकाइनस यानी कि इपिकाइनस फ्लावर बिल्कुल होता है, कंपोजिटी के मेंबर में बेटा क्या है, ओवरी इंफेरियर होती है, फ्लावर क्या होते हैं, इपिगाइनस होते हैं, इपिगाइनस यानी ओवरी क्या है, इंफेरियर, ठीक ना, ओवरी क्या होते हैं, नीचे होते हैं, बाकी तीनों जो पार्ट होते हैं ऊपर होते हैं। तो ये भी बात सही है। बोथ रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट हैव सेम सिमेट्री, नहीं, डिफरेंट सिमेट्री होगा, डिफरेंट सिमेट्री। डिफरेंट सिमेट्री में अब देखिए होगा क्या, डिफरेंट सिमेट्री में जो रे फ्लोरेट होंगे, रे फ्लोरेट में जो होगा बेटा ये जाइगोमार्फिक होगा, ये क्या होगा, जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक के लिए हम ये टर्म, ये सिंबल यूज करते हैं। और डिस्क फ्लोरेट जो है एक्टिनोमार्फिक होगा, एक्टिनोमार्फिक यानी ये जो है सर्किल में प्लस हम यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बेसल प्लेसेंटेशन बिल्कुल सही है, तो करेक्ट पूछा गया है, तो ए बी सी ई, ए बी सी ई, ए बी सी ई यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, सेकेंड। 168 का सेकेंड ऑप्शन है ए बी सी ई।
169 की बात करते हैं तो इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हाउ मेनी एनिमल आर सीलोमेट, फिर वही सीलोमेट से पूछा गया है। तो सीलोमेट का मतलब हम क्या बात करेंगे, एनीलिडा टू कॉर्डेटा। तो आइए जरा देखते हैं इसमें सीलोमेट एनिमल। टेप वर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लेटीहेलमिन्थिस होते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस। और जब ये प्लेटीहेलमिन्थिस होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टेप वर्म की बात करेंगे तो ये प्लेटीहेलमिन्थिस होगा। अब प्लेटीहेलमिन्थिस कैसे होते हैं, ए सीलोमेट होते हैं। अर्थवर्म बेटा एनीलिडा का मेंबर है, और एनीलिडा का मेंबर है तो ये सीलोमेट होंगे। एनीलिडा के मेंबर जो है वो क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। सिल्कवर्म की बात करेंगे, एनीलिडा है ये, एनीलिडा ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, तो ये भी क्या होंगे, सीलोमेट। फाइलेरिया वर्म की अगर बात करते हैं, हुक वर्म की बात करते हैं, राउंड वर्म की बात करते हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं एस्कलमेंथिस के अंदर। और एस्कलमेंथिस के अंदर जो आएंगे इनके जो मेंबर होते हैं स्यूडोसीलोमेट होते हैं, स्यूडोसीलोमेट। तो जो करेक्ट आंसर जा रहा है केवल 2 जा रहा है, अर्थवर्म और सिल्कवर्म, यानी 2 ऑप्शन करेक्ट है। यानी जो ऑप्शन करेक्ट है बेटा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो 169 का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड जा रहा है। यहाँ पे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन जेनेटिक क्लोनिंग, जेनेटिक जीन क्लोनिंग में किसको यूज करते हैं, तो जीन क्लोनिंग में किसको यूज किया जाता है, न्यूक्लियोइड नहीं बेटा, न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और डीएनए, तो ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल का वो रीजन जिसमें डीएनए पाए जाते हैं उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक। लोमासोम बेटा, लोमासोम क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। लोमासोम क्या होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो है ना फंगल सेल वॉल में पाए जाते हैं, स्पेशली बेटा किसमें, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, मीसोसोम, जो मीसोसोम होते हैं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं, है ना। अब देखिए, प्लाज्मिड की अगर बात करते हैं तो ये करेक्ट आंसर जाता है। यानी प्लाज्मिड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना। कुछ ध्यान रखिएगा, है ना, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और इसका हम यूज करते हैं प्लाज्मिड का एज ए वेक्टर, एज ए वेक्टर, किसी भी फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल में, है ना, कि इंसर्ट करने में, तो एज ए वेक्टर यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। 171 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, तो जो सी है बेटा ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये जो है वो फोटॉन है, और ये जो है वो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर है, और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है। डी जो है वो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पर ए का मतलब जो है वो फोटॉन है, बी का मतलब प्राइमरी, है ना, बी का मतलब है रिएक्शन सेंटर। अच्छा, ए का फोटॉन, बी का रिएक्शन सेंटर, सी का जो है प्राइमरी एक्सेप्टर, और डी दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4। तो 171 का जो करेक्ट आंसर जा रहा है 4 जा रहा है। 172, अगर हम 172 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं, इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फेक्टियस डिजीज। यानी हमारे पास ध्यान दीजिएगा, 2 तरह की डिजीज होती है, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। 2 तरह की डिजीज होती है, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। तो इन्फेक्टियस, अब क्वेश्चन पूछा गया इन्फेक्टियस, बेटा स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये इन्फेक्टियस होती है। डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये इन्फेक्टियस नहीं होते। कैंसर की बात करेंगे नहीं होंगे। टाइफाइड की बात करेंगे ये इन्फेक्टियस है। कलरा की बात करेंगे इन्फेक्टियस नहीं है। डायबिटीज़ की बात करेंगे ये इन्फेक्टियस नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे ये इन्फेक्टियस नहीं है। अच्छा, कलरा, एक मिनट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ है, ध्यान से फिर से, कलरा बेटा इन्फेक्टियस है, ये इन्फेक्टियस नहीं है, ये इन्फेक्टियस नहीं है। तो देखिए ये स्मॉल पॉक्स बेटा वायरल डिजीज होती है, वायरस से होती है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिजीज है। कैंसर, ध्यान दीजिएगा, कैंसर ये क्या है, सेल फास्ट डिवाइड होने लगती है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। कलरा वायरल डिजीज होती है। डायबिटीज ध्यान दीजिएगा,
हार्मोनल प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन है, केवल स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड एंड कलरा। यानी कितने एग्जाम्पल सही है, 3 एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो 172 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। Which of the following structure close to glottis during swallowing to prevent the entry of food into the windpipe? विंड-पाइप। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये विंड पाइप होता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, बेटा इसके ऊपर एक क्या है, एक फ्लैप लाइक क्या है, कवरिंग होती है ना, जो क्या करता है ये, इसको हम बोलेंगे ग्लोटिस। जब हम फूड मटेरियल लेते हैं तो जब फूड जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब फूड मटेरियल फूड को हम लेते हैं तो जब फूड जाता है तो ये जो फ्लैप है, ये जो फ्लैप है इसको हम बोलते हैं ईपीग्लोटिस। ग्लोटिस, ये बेटा ईपीग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिससे फूड क्या है, किस में चले जाते हैं, ओइसोफेगस में चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो क्या आंसर होगा, ईपीग्लोटिस, ईपीग्लोटिस। तो आंसर इसका 173 का जो आंसर करेक्ट आंसर हो गया, सेकेंड हो गया ईपीग्लोटिस। We know that mammals are generally terrestrial animal, but some mammals live wholly in water. These animal, evolution से क्वेश्चन है, ये किससे क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो, ध्यान रखिए मैक्सिमम ध्यान, जनरली क्या है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ मैमल जो होते हैं वो क्या है, पूरी तरह वाटर में रहते हैं। और उन मैमल का नाम बताना है जो पूरी तरह किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो जैसे ये देखिए, व्हेल्स बिल्कुल सही है, डॉल्फिन्स सही है, सील्स ये क्या है भी सही है, सी काऊ ये सभी के सभी क्या है, मैमल्स हैं और ये है ना वाटर में पूरी तरह रहते हैं। लेकिन जो अगर सी है ना, यहाँ पर देखिएगा सी लिली की बात अगर की गई है तो जो सी लिली है ये, इसको हम बोलते हैं एंटीडॉन। क्या बोलते हैं, एंटीडॉन। तो इसको हम एंटीडॉन बोलते हैं और ये इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा। हाँ वाटर में तो रहता है लेकिन ये इकाइनोडर्मेटा है। क्वेश्चन में मैमल्स पूछा गया है तो ये मैमल, ये मैमल, ये मैमल, ये मैमल, ये मैमल नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ इसका। तो 174 का करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड। 175 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मियोसिस। मियोसिस के रिस्पेक्ट में करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए पहला जो है, 2 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। बेटा मियोसिस सेकेंड की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, मियोसिस फर्स्ट, जैसे ये मान लीजिए 2n सेल है, ये मियोसिस क्या है बेटा, मियोसिस फर्स्ट है तो 2 सेल बनेगी। फिर यहाँ पर मियोसिस जो होगा सेकेंड होगा तो क्या होगा, ये क्या है, 4 सेल बन जाएगी, 2 सेल इससे, इससे ये 4 सेल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, 2 हैप्लॉइड सेल। अब देखिए ये 2n है तो यहाँ पर n होगा, यहाँ पर n होगा, यहाँ पर n, ये भी, ए भी n, ए भी n। तो ध्यान दीजिएगा 2 हैप्लॉइड सेल, 2 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है ना, एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। तो ये तो रॉन्ग हो गया। पूछा गया है करेक्ट, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन में, प्रोफेज फर्स्ट के किस में, जाइगोटिन में बेटा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है, यू शेप स्ट्रक्चर काइजमेटा आर फॉर्म इन मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में जो बेटा यू शेप काइजमेटा होता है ये एक्स शेप्ड होता है। कैसा होता है, एक्स शेप्ड। तो यू शेप्ड नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकेंड जा रहा है, यानी सेकेंड। तो 175 का करेक्ट आंसर सेकेंड। 176 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, जीन थेरेपी इज द कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ
ए जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोस इन ए चाइल्ड इन एम्ब्रियो। बिल्कुल सही है। अगर किसी एम्ब्रियो या किसी बच्चे चाइल्ड में बेटा है ना जीन से रिलेटेड कोई बेटा डिफेक्ट हो रहा है, कोई बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, सही जीन को है ना एम्ब्रियो या चाइल्ड में इंसर्ट कर देते हैं। और जो जीन खराब था, जो जीन जिस जीन में डिफेक्ट थे, उसके कार्य को, उसके फंक्शन को परफॉर्म कराए जाते हैं। बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1999। नहीं, कब की गई थी, 1990 में, 1990 में। 14 ईयर ओल्ड गर्ल, नहीं 4 ईयर, कितने 4 ईयर ओल्ड गर्ल, और इस बच्ची में क्या था, एडीए डिफिशियंसी। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इन इनकरेक्ट, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 176 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकेंड है। 177 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर निमोनिया। निमोनिया के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो आइए जरा देखते हैं। यहां पर देखिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज ऑफ निमोनिया। बिल्कुल सही है, निमोनिया के लिए बेटा ये रिस्पॉन्सिबल है, इससे निमोनिया होता है। अच्छा, हेल्दी पर्सन, अच्छा निमोनिया कैसे किसी हेल्दी पर्सन में जाती है, एक्वायर्ड द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट या एरोसेल, रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लास या है ना यूटेंसिल विथ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वो ग्लास है शेयर कर रहा है, उसके हाथ से ग्लास ले सकते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है, या ड्रॉपलेट से हो सकता है, एरोसेल से हो सकता है, ये भी बात सही है। इन सीवियर केस, अगर बेटा सीवियर केस है तो इसमें क्या होता है, जो लिप्स एंड फिंगर नेल का जो कलर होता है बेटा मे टर्न ग्रेश टू ब्लूइश। तो ध्यान दीजिएगा, सीवियर केसों में लिप्स एंड फिंगर नेल का जो कलर है ग्रे से ब्लूइश हो जाता है, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ आंसर करेक्ट हुआ। 177 का करेक्ट आंसर 4 हो गया। आइए देखते हैं 178। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स ड्रायोफिथेकस एंड रामाफिथेकस वेयर एग्जिस्टिंग। बिल्कुल सही है। रामाफिथेकस डायोफिथेकस कब देखे गए, कब एग्जिस्ट करते थे, अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो। रामाफिथेकस वाज मोर, जो रामाफिथेकस था ये मोर मैन लाइक था, जबकि ड्रायोफिथेकस बेटा मोर एप लाइक था। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो करेक्ट आंसर है 4 आ गया, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गए 178 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 179। अगर 179 की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट मैच। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में होते हैं, बिल्कुल सही है। फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा में होते हैं, बिल्कुल सही है। वैक्यूल बेटा ये क्या है, ऑक्टोपस वाइपर, नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लांट में होते हैं, प्लांट्स में। तो जो वैक्यूल होती है प्लांट्स में होती है, नॉट इन एनिमल, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। तो इसका करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट किया गया, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 179 का इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। इस एफएसटी का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 180 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए गए हैं 2, आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ओनली मल्टी सेलुलर एनिमल। नहीं बच्चा, नहीं सर जी, है ना, ओनली नहीं होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी चाहे यूनिलर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सेकेंड की बात करते हैं, द सेल साइकिल इज डिवाइड इनटू 2 बेसिक फेज, बिल्कुल सही है। और 2 बेसिक, सेल साइकिल की बात हो रही है तो सेल साइकिल की बात करते हैं तो 2 क्या होगा, इंटरफेज, और दूसरा क्या होगा, एम फेज। इंटरफेज बेटा क्या होगा, है ना, G1 होगा, एस होगा, और इसमें G2 होगा। एम फेज में क्या होता है ना, एम फेज में जो बेटा है एक्चुअल सेल डिवाइड होती है
पहले कैरियोकाइनेस फिर साइटोकाइनेसिस होती है। और इसके साथ ये एफएसटी कंप्लीट हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। बच्चों कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा आप, है ना। उम्मीद करते हैं पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, है ना। कोई भी अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक कोई भी गलत आंसर लग गया हो, मार्क करने में लग गया हो, तो कमेंट करिएगा, कमेंट के द्वारा आपको, है ना, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, आज का सेशन कंप्लीट हुआ यहीं तक।